नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर अंक व्यक्तित्व और कृतित्व। आज के इस विशेष एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक ऐसी कृति का परिचय जो छत्तीसगढ़ की काव्यधारा को युगों से जोड़ती है। छत्तीसगढ़ी काव्य एक विहंगम दृष्टि। लेखक रामेश्वर शर्मा की यह कृति न केवल छत्तीसगढ़ी साहित्य की विरासत को संरक्षित करती है, बल्कि हमें यह समझने का अवसर भी देती है कि कैसे लोक जीवन, संस्कृति और कविता तीनों मिलकर एक जीवंत परंपरा रचते हैं। आइए आज के इस अंक में डूबते हैं छत्तीसगढ़ की 1000 वर्ष पुरानी काव्य परंपरा की उस अद्भुत यात्रा में, जहां हर पंक्ति में गूंजती है इस मिट्टी की आत्मा और हर शब्द में बसता है जनमन का स्वर। नमस्कार। आज हम एक खास स्रोत सामग्री की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे सामने है छत्तीसगढ़ी काव्य पर लिखी एक किताब की समीक्षा। ये हमें मिली है सुरता साहित्य की धरोहर वेबसाइट से। किताब का नाम है छत्तीसगढ़ी काव्य एक विहंगम दृष्टि। लेखक हैं रामेश्वर शर्मा और समीक्षा लिखी है रमेश कुमार चौहान ने। जी, और ये समीक्षा मतलब इस किताब को सिर्फ एक किताब नहीं मानती, वो इसे छत्तीसगढ़ी की साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर का अनमोल संग्रह कहती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या खास है इस किताब में, ये इतनी ज़रूरी क्यों है, और हाँ, छत्तीसगढ़ी काव्य की अपनी क्या खासियतें जो इसमें उभर कर आती हैं। बिल्कुल। समीक्षा तो यहाँ तक कहती है कि ये किताब हमें छत्तीसगढ़ की उस काव्य परंपरा से मिलाती है जो कोई 100-200 साल नहीं बल्कि करीब 1000 साल पुरानी है। ये तो अपने आप में बड़ी बात है। किसी क्षेत्रीय भाषा की काव्य धारा इतने लंबे समय तक चले। हाँ, और ये सिर्फ पुरानी चीजों का क्या कहते हैं जमावड़ा नहीं है। समीक्षा के हिसाब से इसमें आपको गीत, नवगीत, गजल जैसे आज के रूप भी मिलेंगे, और साथ ही वो पारंपरिक विधाएं भी हैं जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, नाट्य काव्य वगैरह। तो ये विविधता दिखाती है कि परंपरा सिर्फ मतलब बची नहीं रही, वो समय के साथ बदली भी है, विकसित हुई है। तो इसका मतलब ये किताब सिर्फ साहित्य के जानकारों या शौकीनों के लिए ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा तो यही इशारा करती है कि ये हर उस इंसान के लिए खजाने जैसी है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, वहाँ की भाषा को, वहाँ के लोगों की जीवन को समझना चाहता है। कविताएं तो बस एक रास्ता है उस दुनिया में झांकने का। सोचिए, 1000 साल की भावनाएं, विचार, रहन सहन एक जगह मिलना कितना मुश्किल होता है ये। और क्या किताब इस 1000 साल के सफर को समझने में कोई मदद करती है, कोई ढांचा देती है? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। समीक्षा बताती है कि किताब छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास को 4 हिस्सों में देखती है। आदिकाल माने वो शुरुआती दौर जब लोकगीत ज्यादा थे, गाथाएं थीं। फिर गीतिकाल जब गीत लिखना अहम हो गया। फिर भक्ति काल जिसमें संत कवि और भक्ति भावना का जोर रहा। और फिर आता है आधुनिक काल, मतलब 20वीं सदी से लेकर आज तक का समय, मोटा मोटा। ये जो बंटवारा है ना, इससे पढ़ने वाले को एक अंदाजा लगता है कि कैसे समय के साथ विषय बदले, लिखने का तरीका बदला। अच्छा, और इसमें कवियों का जिक्र कैसा है? मतलब क्या सिर्फ पुराने बड़े नाम ही हैं? नहीं, यही तो इसकी एक और अच्छी बात है। समीक्षा के मुताबिक इसमें पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे जैसे जो स्थापित नाम है, पुराने रचनाकार जिन्होंने छत्तीसगढ़ी साहित्य को पहचान दिलाई, उनका काम तो है ही, लेकिन साथ ही डॉक्टर सत्यभामा साय, अरुण निगम, रमेश चौहान जैसे आज के दौर के कवि भी शामिल हैं। तो ये दिखाता है कि वो धारा आज भी बह रही है। एक तरह से कह लीजिए पीढ़ियों का संगम है ये। यहाँ एक सवाल आ रहा है मन में। समीक्षा में लिखा है कि कविताओं में प्रकृति, प्रेम, श्रम और आध्यात्मिकता का संगम है। ये बातें तो कई और जगह की कविताओं में भी मिलती हैं। हाँ। तो छत्तीसगढ़ी काव्य में क्या कुछ अलग अंदाज है इसका? ये बढ़िया सवाल है। देखिए, समीक्षा जिस तरह बताती है उससे लगता है कि छत्तीसगढ़ी काव्य में ये चीजें सिर्फ विषय नहीं है, वो जैसे वहां की जिंदगी का हिस्सा बनकर आती हैं। जैसे प्रकृति का वर्णन है तो वो सिर्फ सुंदरता दिखाने के लिए नहीं, वो लोगों के रोल्स की जिंदगी से, उनके खेती किसानी के काम से जुड़ी हुई है। और श्रम मतलब मेहनत, उसे भी यहाँ अक्सर एक सम्मान के साथ देखा जाता है, उसको कविता में जगह मिलती है।
शायद यही बात इसे थोड़ा शहरी मिजाज की कविता से अलग करती होगी। और आध्यात्मिकता के बारे में क्या कहा है? आध्यात्मिकता भी यहाँ मतलब कोई बहुत भारी भरकम पोथी पुराण वाली नहीं लगती, वो लोक जीवन में रची बसी सी दिखती है। समीक्षा इशारा करती है कि इसमें आपको गांव की मिट्टी की खुशबू मिलेगी, लोक गीतों की मिठास महसूस होगी। ये शायद उस आध्यात्मिकता की बात है जो रोज के काम करते हुए, प्रकृति के पास रहते हुए महसूस होती है। अच्छा, अब जरा इसके शैक्षिक और सांस्कृतिक महत्व पर आते हैं। समीक्षा कहती है कि ये विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए एक संदर्भ ग्रंथ है। ऐसा क्यों? देखिए, होता क्या है कि किसी भी क्षेत्रीय साहित्य को अगर समझना हो तो अक्सर उसके बारे में एक जगह सारी जानकारी मिलना मुश्किल होता है। समीक्षा के हिसाब से ये किताब उस कमी को पूरा करती है। जो छात्र या रिसर्चर छत्तीसगढ़ी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बेस, एक आधार बन सकती है। वो इसके जरिए छत्तीसगढ़ी काव्य का शिल्प यानी उसकी बनावट कैसी है, उसके भाव यानी क्या महसूस कराया जा रहा है, और उसका सामाजिक संदर्भ मतलब वो किस समाज के समय की देन है, इन सब को गहराई से समझ सकते हैं। और समीक्षा में एक थोड़ी भावुक करने वाली बात भी है उन रचनाकारों की पीड़ा के बारे में जिनकी रचनाएं लोगों तक पहुंच ही नहीं पाईं, उपेक्षा का शिकार हुईं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है जो समीक्षा सामने लाती है। कई बार होता है ना कि किसी भाषा या बोली को उतनी तवज्जो नहीं मिलती मेन स्ट्रीम में, या शिक्षा में उसे जगह नहीं मिलती, तो नतीजा ये होता है कि उस भाषा के अच्छे अच्छे लेखक, कवि वो कहीं गुमनामी में रह जाते हैं। उनकी मेहनत, उनकी रचनाएं लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। समीक्षा यही कहती है कि रामेश्वर शर्मा की ये किताब इस भाषाई और शैक्षिक उपेक्षा के दर्द को भी बताती है और उन दबी हुई आवाजों को एक मंच देने का काम करती है। तो ये किताब एक तरह से उन भूले बिसरे कवियों को याद करना भी है, उन्हें श्रद्धांजलि देना भी। बिल्कुल, और सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, ये एक तरह की वकालत भी है कि भाई छत्तीसगढ़ी साहित्य को स्कूलों, कॉलेजों के सिलेबस में शामिल करना चाहिए, ताकि जो नई पीढ़ी है वो अपनी जड़ों से जुड़े, इन कवियों के काम को जाने। तो ये किताब उस दिशा में एक ठोस कदम जैसी है। चलिए अब थोड़ा लेखक पर आते हैं। रामेश्वर शर्मा जी, उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है समीक्षा से? समीक्षा के मुताबिक रामेश्वर शर्मा जी का जन्म 12 मार्च 1950 का है और वो करीब 52 साल से साहित्य से जुड़े हैं। रायपुर के शिवनगर में रहते हैं। और एक खास बात, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ी में नहीं लिखते, वो हिंदी और उड़िया में भी लिखते हैं। ये उनकी भाषाई पकड़ को दिखाता है। और उनका काम भी काफी फैला हुआ लगता है, सिर्फ कविता तक सीमित नहीं। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ कवि नहीं है। समीक्षा बताती है कि वो गीतकार हैं, गजलकार हैं, लेखक, समीक्षक, अनुवादक और पत्रकार भी रहे हैं। मतलब कई सारे हुनर हैं उनमें। उनकी कुछ खास किताबों का जिक्र भी है समीक्षा में, जैसे सवनाही, ये छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है, सरल छत्तीसगढ़ी, ये डिक्शनरी और काव्य रचना पर है, और जाहिर है ये किताब जिस पर हम बात करें, छत्तीसगढ़ी काव्य, एक विहंगम दृष्टि। तो लिखते तो वो काफी हैं, लेकिन क्या उनका काम लोगों तक पहुंचा भी? कई बार अच्छे लेखक भी मतलब उतनी पहचान नहीं बना पाते। नहीं, शर्मा जी के साथ ऐसा नहीं लगता। समीक्षा बताती है कि उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लगातार काव्य पाठ किए हैं, इंटरव्यू दिए हैं। उनके लिखे गीत छत्तीसगढ़ के जाने माने लोक गायकों ने गाए भी हैं। यहाँ तक कि तुलसी और मीरा जैसी फिल्मों में भी उनके गीत लिए गए और उसके लिए उन्हें बेस्ट गीतकार का अवार्ड भी मिला। अच्छा, तो उनका असर सिर्फ साहित्य की दुनिया तक ही नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ लिखने वाले नहीं, बल्कि साहित्य को आगे बढ़ाने वाले भी रहे हैं। समीक्षा बताती है कि वो छत्तीसगढ़ी सेवक, छत्तीसगढ़ संदेश, नई कोपल जैसी मैगजीन के संपादन से भी जुड़े रहे हैं, और ये पत्रिकाएं क्षेत्रीय साहित्य को एक मंच देने में बहुत मदद करती हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, मया चिन्ना जैसे कई बड़े सम्मान भी मिले हैं। तो ये सब दिखाता है कि उनका काम सिर्फ अपनी राइटिंग तक नहीं है, बल्कि वो छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति के लिए पूरी तरह समर्पित है। और उनकी अपनी कविताओं, गीतों में क्या खास बात झलकती है? समीक्षा के हिसाब से उनका पूरा जीवन और लेखन छत्तीसगढ़ी भाषा की सेवा का प्रतीक है। उनकी रचनाओं में आपको वही चीजें मिलेंगी जो छत्तीसगढ़ी काव्य की आत्मा मानी जाती हैं: गांव की मिट्टी, किसान की जिंदगी, लोक संस्कृति। तो वो इस परंपरा को सिर्फ जमा नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद भी उसका एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो अब वापस किताब पर आते हैं। छत्तीसगढ़ी काव्य, एक विहंगम दृष्टि।
इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उन पे थोड़ा और गौर करते हैं। हमने बात की कि ये 1000 साल की काव्य यात्रा को समेटती है। जी हाँ, आदिकाल के वो जो थोड़े अनगढ़ से लोकगीत थे, वहां से लेकर आज की सधी हुई गजलों तक का पूरा सफर इसमें दिखता है। और एक खास बात जो समीक्षा बताती है वो है संत कबीर और गुरु घासीदास जैसे महापुरुषों की शिक्षाओं का असर। छत्तीसगढ़ में इन संतों का बहुत गहरा प्रभाव रहा है और उनकी बातें जैसे सामाजिक बराबरी, आध्यात्मिकता, वो यहाँ के काव्य में भी गूंजती हैं। तो ये काव्य को सिर्फ मनोरंजन या सुंदरता तक नहीं रखती, उसे एक सामाजिक और आध्यात्मिक गहराई भी देती है। और विधाओं की जो विविधता थी उसके बारे में क्या? हमने गीत, गजल, महाकाव्य की बात की थी। समीक्षा इस पर खास जोर देती है। ये दिखाती है कि छत्तीसगढ़ी कवियों ने लगभग हर तरह के काव्य रूप में लिखा है। गीत, नवगीत, गजल तो हैं ही, साथ में दोहा, चौपाई, कुंडलिया, मुक्तक जैसे छंद वाले रूप भी हैं और महाकाव्य और खंड काव्य जैसे बड़े कैनवस वाले काम भी हैं। ये इस भाषा की काव्य क्षमता को दिखाता है। इतना ही नहीं, इसमें वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, मतलब अलग अलग तरह के भाव, अलग अलग मूड्स की रचनाएं भी शामिल हैं। क्या समीक्षा में कुछ उदाहरण भी दिए हैं इस विविधता को समझाने के लिए? हाँ, कुछ उदाहरण हैं जो इस बात को साफ करते हैं। जैसे हेम सिंह साहू की एक रचना का जिक्र है जिसमें नारी शक्ति को भक्ति भाव से दिखाया गया है। ये शायद श्रृंगार और भक्ति का कुछ मिला जुला रूप होगा। वहीं पोखन जायसवाल के गीतों का जिक्र है जो जीवन की नश्वरता जैसे गंभीर विषय पर है। और मूलचंद शर्मा का एक गीत है जो छत्तीसगढ़ को भारत की धान कटोरी कहकर गर्व महसूस कराता है। इसमें आपको अपनी मिट्टी से जुड़ाव और गर्व का भाव मिलेगा। यानी ये किताब सिर्फ कविताओं का एक कलेक्शन भर नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे लोक संस्कृति, परंपराएं, सामाजिक मूल्य, ये सब काव्य के जरिए बचाए जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं। एकदम सही। समीक्षा यही बात साबित करती है कि गांव की मिट्टी, धान के खेत, महानदी का किनारा, ये सब मानो इस साहित्य की धड़कनें हैं। ये कविताएं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि असल जिंदगी के धरातल पर खड़ी हैं। और जैसा हमने पहले भी कहा, ये सिर्फ बीते हुए कल को सहेजना नहीं है। नहीं, ये आज और आने वाले कल को भी देखती है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जैसे पुरखों से लेकर डॉक्टर सत्यभामा साये जैसी आज की कवयित्रियों तक, सबको एक मंच पर लाना ये अपने आप में बड़ा काम है। ये एक तरह से दिखाता है कि परंपरा रुकी नहीं, चल रही है। और जैसा आपने कहा, ये उन गुमनाम रचनाकारों की आवाज भी बनती है जिनकी रचनाएं शायद कहीं खो जाती। ये उनके साहित्यिक काम को समाज के सामने लाने की एक ईमानदार कोशिश है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये किताब आखिर है क्या चीज? इसका सार क्या है? देखिए, कुल मिलाकर देखें तो समीक्षा इस किताब को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विरासत का एक जीता जागता दस्तावेज मानती है। जीता जागता इसलिए क्योंकि ये सिर्फ पुराने समय की बात नहीं करती, बल्कि आज भी जो परंपरा चल रही है उसे दर्शाती है। ये लोक जीवन से इतनी गहराई से जुड़ी है कि आपको लगेगा कि गांव, खेत, नदी, किसान सब इन कविताओं में बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और संत कबीर और गुरु घासीदास का जो असर है वो इसे एक नैतिक और आध्यात्मिक गहराई भी देता है। निश्चित रूप से ये इसे सिर्फ लोकगीतों का संग्रह होने से ऊपर उठाता है। इसमें एक सोच है, एक दर्शन है, एक जीवन को देखने का नजरिया है जो छत्तीसगढ़ के समाज की अपनी पहचान है। तो ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि पढ़ने वाले को जोड़ती भी है। हाँ, समीक्षा का भाव तो यही लगता है। ये सिर्फ कविताओं से परिचय नहीं कराती, बल्कि पढ़ने वाले को छत्तीसगढ़ की आत्मा से जुड़ने की कोशिश करती है। ये नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से, अपनी भाषा से, अपनी विरासत से जुड़ने और उस पर गर्व करने की प्रेरणा दे सकती है। समीक्षा के शब्दों में कहें तो ये उन लोगों के लिए है जो साहित्य के जरिए समाज, संस्कृति और शिक्षा के मंगलकारी स्वरूप को महसूस करना चाहते हैं। मतलब साहित्य कैसे अच्छा बदलाव ला सकता है, इसे महसूस करना चाहते हैं। तो इस पूरी चर्चा से जो बात साफ हुई है वो ये है कि छत्तीसगढ़ी काव्य एक विहंगम दृष्टि सिर्फ एक किताब नहीं है। ये एक बहुत जरूरी सांस्कृतिक दस्तावेज है। ये छत्तीसगढ़ की 1000 साल पुरानी और लगातार बह रही काव्य धारा का एक बहुत बड़ा नज़ारा हमारे सामने रखती है। और इसका महत्व सिर्फ साहित्यिक ही नहीं है, ये सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिहाज से जरूरी है,
शिक्षा में इसकी उपयोगिता है, और सबसे बड़ी बात, ये उन रचनाकारों को सम्मान देती है जिन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को जिंदा रखा, भले ही उन्हें अनदेखा क्यों न किया गया हो। रामेश्वर शर्मा का ये काम छत्तीसगढ़ी साहित्य को एक बड़े पाठक वर्ग तक, शायद देश और दुनिया के मंच तक ले जाने की दिशा में एक अहम कदम है, जैसा कि समीक्षा भी इशारा करती है। ये पूरी बातचीत हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे किसी एक इलाके का साहित्य वहाँ के लोगों की जिंदगी, उनके इतिहास, उनकी संस्कृति, उनकी आत्मा का आईना होता है। सुख दुख को, उसकी उम्मीदों और संघर्षों को समझने की एक खिड़की खोलता है, और ये हमें उस दर्द से भी मिलवाता है जो भाषा और शिक्षा में उपेक्षा के कारण कई रचनाकारों और उनकी कीमती रचनाओं को झेलना पड़ा। ये हमें याद दिलाता है कि ऐसी कितनी ही धरोहरें शायद अब भी हमारे नजरों से ओझल होंगी। और यहीं पर हम आज की बातचीत को रोकते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ जैसी क्षेत्रीय काव्य परंपराओं को जब हम गहराई से जानते हैं, तो उसे भारत का जो इतना विशाल और विविध साहित्यिक नज़ारा है, उसके बारे में हमारी समझ कैसे बदल सकती है या और गहरी हो सकती है। और ऐसी कितनी अनसुनी, अनखोली आवाजें हैं जो भारत की दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। आप सुन रहे थे सुरता, साहित्य की धरोहर का अंक, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जिसमें हमने जाना रामेश्वर शर्मा की कृति छत्तीसगढ़ी काव्य एक विहंगम दृष्टि के बारे में। एक ऐसी पुस्तक जो शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों के लिए अनमोल धरोहर है। इस कृति के माध्यम से हम न केवल छत्तीसगढ़ी कविता की गहराई को समझते हैं, बल्कि यह भी अनुभव करते हैं कि साहित्य किस तरह हमारी संस्कृति का जीवंत दस्तावेज बन जाता है। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे किसी और सृजक, किसी और रचना और किसी नई दृष्टि के साथ। तब तक जुड़े रहिए सुरता, साहित्य की धरोहर से।